नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज की कहानी का शीर्षक होगा माया दर्पण, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। छज्जे पर भूरी जलती रेत की परतें जम गई हैं। हवा चलने पर अलसाए से धूल कण धूप में से झिलमिल नाचते रहते हैं। लड़ाई के दिनों में जो बैरक बनाए गए थे वे अब उखाड़े जा रहे हैं। रेतों और मलबे के ढूंढ ऐसे खड़े हैं मानो कच्ची सड़क के माथे पर गोमड़े निकल आए हों। खिड़की से सब कुछ दिखता है। दिन और शाम के बीच कितने विचित्र रंगों की छायाएं टीलों पर फिसलती रहती हैं। दूर से निरंतर सुनाई देता है पत्थर तोड़ने की मशीन का शोर, दैत्यों के घुर्राटों की तरह घुर्र 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 करता रहता है। दोपहर की नींद के कच्चे कागरों पर यह आवाज हल्की लहरों जैसी थपथपाहट टकराती रहती है। तरन अकबका कर जाग गई। हाथ माथे पर गया तो लगा पसीने की बूंदों पर बाल चिपक गए हैं। बिंदी की रोली दोनों भौं के बीच फैल गई है। उसे लगा मानो वह अब तक जाग रही थी। सचमुच जागने का पता चला था कि सोते समय भी वह यही बराबर सोच रही थी। दोपहर की नींद जो ठहरी, आधी आंखों में आधी बाहर। आंखें धोई, बिंदी पोंछ दी, पंप के पानी को चुल्लू में लेकर आंखों में छिड़का। गुसलखाने की खुली खिड़की से मैदान का वह हिस्सा दिखता था जहां बैरकों को ढाया जा रहा था। आधी टूटी इमारतें सूखे भग्न कंकालों सी खड़ी थी। सूखी रेत के कण तितरी धूप में मोतियों से झिलमिला उठते थे। तरन को लगा मानो उसके दांतों के भीतर भी रेत चरमरा रही हो। देखो तो, तरन बाबू उठ गए क्या? जो हुक्का उनके कमरे में रखा था वो बुआ ने रसोई से सटी कोठरी से आवाज दी। इतनी उम्र में भी बुआ को सब कुछ याद रहता है। लगता है जैसे उठते उठते सोते जागते उनकी चेतना की डोर बाबू की दिनचर्या से जुड़ी रहती है। अपनी कोठरी की देहरी पर उगती हुई रहती बुआ आसपास के कार्यकलाप से सर्वथा निर्लिप्त। इस पर भी उन्हें बाबू की हर जरूरत का आभास कैसे हो जाता है? तरन के लिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। शाम होते ही दीवान साहब अधूरी आतुरता से मेहमानों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ देर छोटी लाइन के स्टेशन पर टहलने निकलते हैं, तो भी जल्दी वापस लौट आते हैं ताकि कोई अचानक उनकी अनुपस्थिति में घर ना आ जाए। आते ही बुआ से पूछते हैं, उनके पीछे कोई आया तो नहीं था? बुआ हन्न से बोलती है और कोई उत्तर नहीं दे पाती। बरसों बाद आज भी उन्हें दीवान साहब से विचित्र अज्ञात सा भय लगता रहता है। छोटी थी तो भाई के सामने सिर झुका रहता था। विधवा होने पर दीवान साहब ने कुछ रुपए महीने बांध दिए थे। अब इस उम्र में मालकिन के ना रहने पर आई है, वह भी इसलिए कि इतने बड़े घर में तरन अकेली है। तरन ना होती तो क्षण भर के लिए भी उनका इस उजाड़ अकेले घर में रहना दूभर हो जाता। धूप मिटते ही बरामदे में जमघट लग जाता है। सरकारी सुपरवाइजर मिस्टर दास से लेकर बड़े ठेकेदार मेहरचंद तक काम खत्म होने पर दीवान साहब के बरामदे में कुछ देर के लिए सुस्ताने आ बैठते हैं। और है भी क्या इस उजाड़ बस्ती में जहाँ दिन की थकान उतारी जा सके। अहीरों के मिट्टी के झोपड़े, इक्की दुक्की पान बीड़ी के दुकानें, ढाबे और ऊपर टीले पर काल भैरव का मंदिर। ले देकर एक दीवान साहब कहीं तो घर है जहाँ दूर शहरों से आए प्रवासी भद्र लोग घड़ी दो घड़ी हंस बोलकर जी हल्का कर लेते हैं। देखो तो तरन, जरा चिल्लम तो भर लाना दास बाबू के लिए, दरवाजे की ओर मुंह कर बाबू ने कहा। उनके चेहरे की मुस्कान में अब ऊब का भाव डूबने लगा था। दास बाबू आए हैं तो और लोग भी आते ही होंगे। आज इतनी देर कैसे हो गई? भोपू तो कब का बज चुका है। दास बाबू का थुलथुल गेंद सा शरीर आराम कुर्सी में धंस गया। बोले तो निकली पीली दांत कटकटाए गए,
नहर पर जमीन देखने गया था। वापस लौटते हुए नया पेट्रोल पंप देखने रुक गया। अब यहाँ पेट्रोल पंप की दिक्कत नहीं रहेगी दीवान साहब। तरन भीतर से हुक्का लेकर आई तो दास बाबू सिमट गए अपने में। 50 से ऊपर उनकी उम्र लांग गई है, किंतु किसी स्त्री के सामने आज भी घबरा से जाते हैं। तरन के पांव पीछे मुड़े तो वह तनिक स्वस्थ हुए। गले को साफ किया, फिर भी जब बोले तो आवाज खखराती रही। कुछ दिनों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश क्यों नहीं घुमाते दीवान साहब? ना हो, बिटिया का मन ही बहल जाएगा। दिन रात अकेले में क्या उब नहीं जाती होगी। दास बाबू तरन का नाम लेते नहीं ले पाते। वह जरा उम्र में छोटी होती तो उसके सम्मुख इतना घना सा संकोच न घेर आता। जरा उम्र में छोटी होती तो नाम सहज स्वाभाविक हो जाता, किंतु इन दो सीधी स्पष्ट सीमाओं के बीच आयु की धुरी समय के जिस दलदल में फंसी रह गई थी, उम्र जहाँ ना बढ़ती है ना घटती है, उसे क्या कहकर संबोधित करे, दास बाबू कभी समझ नहीं पाते थे। बाबू कुछ भी ना कहकर चुप बैठे रहे। वह अपने इन मित्रों से हंस बोल लेते थे, यह बात और है, किंतु मन में हमेशा उन्हें अपने से छोटा समझते हैं। इतनी घनिष्ठता के बावजूद उन्होंने अपने और दूसरों के बीच कहीं एक लकीर खींच रखी है, जिसे उल्लंघन करने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर पाता। तरन के पांव जो दास बाबू की बात पर सहसा देहरी पर ठिठक गए थे, फिर आगे बढ़ गए। दूसरे कमरे में बुआ पुराने कपड़े सी रही थी। उनकी आंख बचाकर वह अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके भी देर तक दरवाजे में आगे खड़ी रही। बरामदे की आवाजों को नहीं सुनती है तो उस निर्भेग्य मौन को जो सारे घर में छाया है, जिसके भीतर ये आवाजें पराई, अपरिचित, भयावह सी जान पड़ती हैं। खिड़की से बरामदा दिखता है। जब किसी शाम बाबू के मित्र नहीं आते तो वह अकेले आंखें मूंद कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऐसे क्षण में कितना गहन सा मौन बाबू के इर्द गिर्द घिर जाता है। उसने कई बार सोचा है कि ऐसे में वह बरामदे में उनके पास जाकर बैठ जाए, इधर उधर की बातें करे। आखिर इस घर में अब वे दो ही तो रह गए हैं जो विगत दिनों की स्मृतियों में एक दूसरे के साझेदार हो सके, किंतु इतने पर भी कभी पांव नहीं उठते। सिर्फ खिड़की से ही वह चुपचाप उन्हें देखती रहती है। हवा चलती है, दोपहर, शाम, शाएं साएं, मैदानों की टीले ढूंढे से मिट्टी, रेत के गरम रेले बार बार दरवाजे खटखटाते हैं और रास्ता ना पाकर आंगन में ही बिखर जाते हैं। कभी कभी सड़क को समतल बनाने के लिए बारूद से चट्टानों को फोड़ा जाता है। विस्फोट होते ही कपकपाता सा धमाका होता है। आर पार धरती हिल जाती है। दूर दूर तक खतरे की लाल झाइयां हवा में लहराती हैं। ऊँघती हुई तरन अचानक अकचकाकर चौंक सी गई, मानो किसी ने झटका देकर उसे झिंझोड़ दिया हो। शाम का बूझा बूझा सा पीलापन चुपके से सारे मैदान में फैल गया। बुआ कमरे में आई। उसे खिड़की के पास ऊँघते देखा तो झिड़क कर कहा, कितनी बार कहा है दोनों वक्त मिलते समय अंधेरे कमरे में नहीं बैठो। शंभू को लेकर तनिक बाहर क्यों नहीं घूम आती? किंतु उसी समय सीढ़ियों पर भारी पदचाप सुनाई दिया। तरन की आंखें अनायास खिड़की की ओर उठ गईं। इंजीनियर बाबू आए थे। ये इंजीनियर बाबू भी अजीब हैं। इस तरह धाम धाम करते आते हैं कि सारा घर हिल उठता है। 4-5 महीने पहले इधर सरकारी आर्किटेक्ट होकर आए थे, किंतु यहाँ सब उन्हें इंजीनियर बाबू के नाम से ही संबोधित करते हैं। उनकी चाल ढाल और बातचीत से ऐसा जान पड़ता है मानो बरसों से यहाँ रहते आए हों। वह बाबू के रोजमर्रा आने वाले मित्रों में नहीं है। बाबू के मित्र हैं ये कहना भी कठिन है, शायद इसलिए कि वे उम्र में वो बाबू से आधे हैं और कोशिश करने पर भी बाबू उनसे हंस खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। तरन ने हड़बड़ाकर बालों को समेट लिया। 2-3 बार जल्दी जल्दी कंघी से उन्हें कहीं धीरे से दबाया, कहीं हल्के से उठाया। पाउडर लगाया तो आंखें फड़फड़ा उठी। मांग के नीचे माथे के बीचों बीच बिंदी लगाते हुए तरन का हाथ क्षण भर के लिए ठिठक सा गया। सोचा क्या ये भ्रम है? न अपने लिए उसे कोई और भ्रम नहीं था।
चेहरे का आकर्षण चाहे जिसमें जैसा होता हो, वह जानती थी कि उसमें नहीं है। उसके लिए अब मन क्लांत नहीं होता। बरसों पहले सड़क पर चलते हुए कोई उसकी ओर देखता तो तन मन सिहर उठता। वह दौड़कर वापस आती, घंटों आईने के सामने खड़ी रहती थी। क्या देखते हैं लोग उसमें? यह प्रश्न कितना विचित्र था, और इसका उत्तर पाने के लिए कितनी देर तक दिल धौंकनी की तरह चलता रहता है। आज जब कभी लोग देखते हैं तो उसे स्वयं अपने पर आश्चर्य होता है। लगता है जैसे वह अपने को छोड़कर उसके संग मिल गई है, उनकी ही कौतूहल भरी दृष्टि से अपने को देख रही है। आप अभी तक यहीं बैठी हैं? तरन एकाएक चौंक सी गई। दरवाजे पर इंजीनियर बाबू खड़े थे। मैं भी बरामदे में आ रही थी। आप चाय पी चुके? चाय फिर किसी दिन पीने आऊंगा, जब आपको बरामदे में आने की फुर्सत होगी। इस वक्त तो झटपट घर पहुंचना है। तरन ने उनके सामने चौकी रख दी। ठहरिए, कुछ खाकर जाइए, अभी तो आप आए ही हैं। तरन रसोई की ओर जाने लगी, किंतु इंजीनियर बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। देखिए, इस वक्त यह झंझट रहने दीजिए। अभी अभी शहर से लौट रहा हूँ, रास्ते में धूल गर्द खाई है, उससे बिल्कुल पेट भर गया है। जब कभी इंजीनियर बाबू हंसते हैं, तरन को हमेशा यह महसूस होता है कि इसी बस्ती के लोग चाहे आदर भाव से उन्हें इंजीनियर बाबू कहकर पुकारे, उम्र में वह उससे छोटे ही हैं। पहले पहल जब उसने इन्हें दीवान साहब की मित्र मंडली के बीच बरामदे में देखा था तो गहरा आश्चर्य हुआ था। इतने बड़े बुजुर्गों के बीच कॉलेज के छात्र से दिखने वाले यह इंजीनियर बाबू ठीक से फिट नहीं बैठते थे। आप इस तरफ आई नहीं? मोंटू आपके बारे में रोज पूछता है। मोंटू इंजीनियर बाबू का नौकर है। जब कभी तरन रेलवे लाइन के पार टहलने जाती है, वह उसे हमेशा मिलता है। इस बार आऊंगी, आप रहेंगे? अगले हफ्ते आइएगा। 4-5 दिन के लिए एकदम बहुत काम आ पड़ा है। इंजीनियर बाबू जाने से पहले एक क्षण रुके, रुमाल से अपनी ऐनक का शीशा साफ किया। तरन की आंखें चुपचाप ऊपर उठ गई और देर तक उसी रिक्त स्थान पर टिकी रहीं जहां कुछ क्षण पहले इंजीनियर बाबू खड़े थे। कैसे हैं ये इंजीनियर बाबू? खट खट करके जब सीढ़ियां उतरते हैं तो सारा घर हिल उठता है। खिड़की के परे रेलवे लाइन के ऊपर डूबता सूरज खून की लंबी सी रेखा खींच गया था। ऊंची नीची चट्टानों के बीच मजदूरों के खोखल शाम की पीली धूप में छोटे छोटे लकड़ी के बक्सों से दिखाई देते थे। काली देवी के मंदिर के आसपास फीके गुलाबी धुएं का बादल क्षण प्रतिक्षण गाढ़ा होने लगा था। तरन खिड़की से उठकर पलंग के पास चली गई। अधली का पत्र तकिए के नीचे अब भी दबा था। सुबह से भाई को पत्र लिखने बैठी है, किंतु अभी तक मुश्किल से 5-6 सत्र ही लिख पाई है। जब जब लिखने की कोशिश करती है, भाई का चेहरा समय की बूझी बासी परतों को काटता हुआ आंखों के सामने घूम जाता है। वह चेहरा नहीं जो भाई बाबू से लड़कर घर छोड़ते समय अपने संग ले गए थे। उसकी तो विकृत भयावह मुद्रा इतने बरसों बाद आज भी जब कभी याद आ जाती है तो दिल कांप उठता है। ना वह चेहरा नहीं, एक और शक्ल है, बहुत सादी, बहुत उदास। तब माँ नहीं रही थी। शुरू से ही बाबू का इतना डर था कि जी भरकर रोने में भी झिझक होती थी। और तब भाई आए थे। देखती नहीं तरन, बाबू कितने अकेले रह गए। उन्होंने कांपते होठों से कहा था, हमें उनके संग रहना होगा। कुछ दिनों में फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। और आज तरन सोचती है, कहाँ हो पाया सब कुछ पहले जैसा। उस दिन वह काफी छोटी थी। भाई क्यों चले गए और बाबू ने उन्हें क्यों नहीं रोका? तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। आज लगता है माँ एक कड़ी थी परिवार और बाबू के बीच। उनके जाते ही वे घर में रहते हुए भी सहसा एक दूसरे के लिए अजनबी से बन गए थे। बुआ उसे भोजन के लिए बुलाने आई। तरन के हाथ में कागज देखकर पूछा, क्या कोई चिट्ठी आई है? भाई को लिख रही थी, कल से उनका पत्र आया पड़ा है। क्या कुछ आने के लिए लिखा है? लिखा है कुछ दिनों के लिए मैं उनके पास चली जाऊं। क्यों बुआ? चली जाओ तो कैसा रहेगा? बुआ विस्मय से आंखें फाड़ते हुए तरन को देखती रही। इतनी दूर आसाम तरन अकेली जाएगी? इसकी कल्पना करना भी पागलपन लगता है।
बहन के लिए इतनी मोह ममता होती तो इतने बरसों में क्या एक बार भी वह देखने नहीं आता। बुआ बोली, बाप से लड़ाई है तो क्या सबसे किनारा कर लेना चाहिए। दमा के कारण बुआ से अधिक नहीं बोला जाता। जितने शब्द मुंह से बाहर निकलते हैं उनसे कहीं ज्यादा चढ़ती सांसों के भंवर में डूब जाते हैं। बुआ की आंखों में आंसू देखकर तरन एकाएक निश्चय नहीं कर पा रही थी कि उसके भाई के लिए अथवा खांसी के कारण खुद ब खुद उमड़ आए हैं। तुम चलो बुआ, मैं अभी आती हूँ। कमरे में बोझिल सा सन्नाटा छा जाता है। बरामदे में चहलकदमी करते हुए बाबू की थकी अनिश्चित सी पदचाप सुनाई दे जाती है। खिड़की के बाहर मैदान के अंधेरे में मिट्टी के लंबे ढूहों की पतली छायाएं फीकी चांदनी में उघड़ आई हैं। एक धुंधली सी तस्वीर उभर आती है। ढलवा घाटियों पर दूर दूर तक ऊपर नीचे चाय के बाग फैले हैं। इन्हीं बागों के बीच पेड़ों के झुरमुट के पीछे कहीं भाई रहते होंगे। कहते हैं वहाँ स्टीमर पर जाना पड़ता है। जाने स्टीमर पर बैठकर कैसा लगता होगा। तरन उस छोटे से स्टेशन के सिग्नल की हरी बत्ती देखती रही। पास आती ट्रेन की पहियों की गड़गड़ाहट, मकान की दीवारें, मैदानों में दूर खड़े घट्टों और टीलों के झिझोड़ सी जाती है। कुछ देर के लिए पत्थर तोड़ने की मशीन की भयावह घुर घुर ट्रेनों के पहिए तले डूब जाती है। इंजन के हेडलाइट के घूमते प्रकाश वृत्त से आसपास खड़े झाड़ झंखाड़ झिलमिला उठते हैं और फिर वही पहले जैसी घनी बोझिल चुप्पी चारों ओर फैल जाती है। उस रात बुआ तरन के कमरे में आई और देर तक बैठी रही। तरन की ओर कभी कभी देख लेती और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर सुपारी कतरने लगती। सो गई तरन? बुआ कभी कभी शंकित स्वर में सिर उठाकर पूछ लेती। ना बुआ, अभी नहीं। तरन समझ जाती कि बुआ कोई बात शुरू करने से पहले रास्ता टटोल रही है। वह चुपचाप आंखें मूंद कर प्रतीक्षा करती रहती। आज तेरी माँ के कमरे में गई थी। बुआ कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली। मैं तो देखकर हैरत में आ गई तरन। न जाने कितने बरसों से उसने ये सब चीजें जोड़ जोड़ कर जमा की हैं। उसने ब्याह की साड़ी तक संदूक में अभी तक संभाल कर रखी है। तरन के मन में हल्का सा कौतूहल जाग उठा। माँ का भी ब्याह हुआ होगा। इसी पर कभी कभी विश्वास नहीं होता। तेरे बाबू उन दिनों नए नए दीवान बने थे। बड़ी धूमधाम से उनका ब्याह हुआ था। सिखों की दरबार में एक वही तो हिंदू दीवान थे जो बेरोक टोक राजा से मिलने जाया करते थे। बुआ की आंखों में आज भी एक बहुत पुराना, कभी न मिटने वाला सपना तीर आया। हाथों का सरौता चलते चलते रुक गया। एक दिन रियासत के अंग्रेज रेजिडेंट उनसे मिलने आए थे। मोहल्ले के सब लोग आश्चर्य में अपने अपने घरों से निकलकर हमारे घर के सामने जमा हो गए थे। किंतु तेरे बाबू अपने नेम धर्म के इतने पक्के थे कि उनके जाने के बाद उन्होंने स्नान किया और सब बर्तनों को दोबारा धुलवाया था। तरन उठकर पलंग पर बैठ गई। कितनी बार उसने बुआ के मुंह से ये सब बातें सुनी थी, किंतु हर बार मन में नए सिरे से उत्सुक हो उठती थी। लगता है जैसे वह चोरी चुपके दबे पांव किसी विचित्र मायावी प्रदेश में चली गई हो। बुआ, तुमने तो उन दिनों बाबू को देखा होगा। क्या तब भी उनसे आज की तरह डर लगता था? अरे कौन नहीं डरता था तेरे बाबू से। बुआ के होठों पर एक मलान महीन सी मुस्कुराहट सिमट आई। उन दिनों का डर ही तो आज तक चला आता है। तेरी माँ को तो मुझसे भी ज्यादा डर लगता था। वह तो बस टुकुर टुकुर उन्हें देखती ही रहती थी। जिस दिन तेरे बाबू दरबार जाते थे, मैं और वह झरोखे में खड़े होकर लुक छिपकर उन्हें देखा करती थी। चूड़ीदार चमचमाता पैजामा, सफेद रेशमी अचकन और सिर पर राजसी प्याजी रंग की पगड़ी। हमारी आंखें उन पर से उठती ही नहीं थी। बुआ के हाथ सरौते पर टिके रहे। आंखें शून्य के न जाने किस कोने में जाकर अटक गई। सोचती हूँ, जब आज बाबू तेरे लिए ऊंची जात और बड़े घराने की बात चलाते हैं तो क्या यह ठीक है? वह बात आज कहाँ रही जो बरसों पहले थी।
आज अपनी कौन इज्जत रह गई जो बड़े घर घराने का लड़का मिले, लेकिन उन्हें यह बात समझाए कौन। बुआ की आंखों में एक घना अभेद्य सा आश्चर्य घिर जाता था, मानो वह खुद न समझ पा रही हो कि जो नहीं रहा आज भी कैसे जोग की तरह चिपटा है। मान गौरव नहीं रहा, जमीन जायदाद कब की बिक लुट गई, बाप दादा की विरासत के नाम पर बचा रह गया है तो यह एक मकान और समय की धूल से लदा फंदा फटे चीथड़े सा दीवान का खिताब, जिसे चाहे ओढ़ लो चाहे दिखा लो, पर जो नहीं है उसे कब तक मानेंगे। बुआ का कंठ भारी हो उठता है, आंखों के आगे गीला सा झिलमिलाता तैर जाता है, किंतु मुस्कुराहट उनके होठों पर तब भी जमी रहती है, मानो वो उसे मिटाना भूल गई हूँ। किंतु तरन की जो बात है ये पहलू अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता था पहले, जब माँ हंसी हंसी में वो गहने दिखाया करती थी जो उसे ब्याह पर दिए जाएंगे, तब हल्की सी गुदगुदी होती थी। ब्याह के लिए नहीं, गहनों के लिए नहीं, बल्कि उस अजीब अनजानी खुशी के लिए जो उसकी अपनी थी, जिसे वह बिल्कुल अकेली थी। तरन फिर लेट गई। खिड़की से सिग्नल की लाल बत्ती दिखती है दूर अंधेरे में। नहर के पीछे बैरक है जिन पर रात चुपचाप झुक आई है। इन्हीं बैरकों की किसी संकरी अंधेरी कोठरी में इंजीनियर बाबू रहते होंगे, तरन ने सोचा और आंखें मूंद ली। उस पल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह भी याद नहीं रहा कि बुआ ने उनसे कुछ कहा है। टांगों पर एक हल्की मीठी सी थकान उतर आई। बरसों पहले की एक धुंधली सी अनुभूति कहीं भीतर धीमे से उमड़ आई। लगता है जैसे वह टब के पानी में अपनी नंगी देह पसारे लेटी है। बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी घटना नहीं घटी है। जो बीता है, जो कुछ घटा बढ़ा है, वह सब पानी के ऊपर है। सो गई तरन? बुआ ने पूछा। इस बार तरन स्वयं निश्चय न कर सकी कि वह नींद के इस तरफ है या दूसरी तरफ। पानी के ऊपर छायाएं तिरती हैं, किंतु उसके नीचे कितना ढेर सा मौन बिखरा है। फिर अनेक दिन ऐसे आते हैं जब दीवान साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। बरामदा सूना पड़ा रहता है। खाली कुर्सियों पर सूखी गरम रेत और चूने की परतें इकट्ठे होती रहती हैं। बुआ कई बार बाबू के कमरे तक गई हैं और चुपचाप वापस लौट आई हैं। खाना भी वह अपने कमरे में मंगवा लेते हैं। आते जाते कभी सामने पड़ जाती थी तो देखते भी नहीं, देख भी लेते तो इस तरह से मानो उसे पहचान पाने में दुविधा हो रही हो। उनकी कोशिश यही रहती कि जहाँ वो बैठी हैं वहाँ ना जाना हो। आकाशमात मुठभेड़ भी हो जाए तो दूसरी तरफ देखने लगे या रास्ता बचाकर निकल जाए। तरन समझती है बाबू उससे दूर दूर क्यों रहने लगे हैं, क्यों घर में तनाव रहने लगा है। पहले बहुत दिन गुस्सा आता था, अब वह भी नहीं आता। केवल रूखी सी रिक्तता मन में भर जाती है। कभी कभी वह सोचती है कि यदि बाबू को उससे इतनी विरक्ति है तो क्यों नहीं उससे छुटकारा पा लेते। कई बार बुआ ने जोर डालकर बाबू से पत्र लिखवाए हैं। बातचीत आगे भी बढ़ी है। उसकी फोटो और जन्म पत्री बाहर भेजी गई, किंतु हर बार बीच में ही सब कुछ रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, आज तक तरन भी समझ नहीं पाई। आज भी तरन जब उस रात की घटना सोचती है तो सारी देह में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। उस रोज आधी रात से कुछ पहले बुआ उसके कमरे में आई थी। वह जाग रही थी। अंधेरे में बुआ की पदचाप धीरे धीरे उसके पलंग के पास सरकती सुनाई दी थी। वह सांस रोके लेटी रही थी। बुआ तुम हो? बुआ का स्वर कांप रहा था। तूने कुछ सुना? तरन उठकर बैठ गई। आंखें फड़फड़ाते हुए अंधेरे में धुएं की काली छाया को देखा। क्या बात है बुआ? मुझसे अब इस घर में नहीं रहा जाएगा। क्या बात है बुआ? कहना अब कुछ बाकी नहीं रहा। तरन। बुआ का गला रूंधा सा आया। तरन स्तब्ध आंखों से अंधेरे में उस भाग को देखती रही जहां बुआ खड़ी थी। तुमसे कुछ बात हुई थी? तरन ने पूछा। मैं तो कमरे में ही बैठी रही थी, वह खुद आए थे। मैं कहती हूँ जो कुछ उन्हें कहना है, तुझसे क्यों नहीं कहते? तू अब बच्ची तो नहीं रही, नाहक मुझे बीच में क्यों घसीटते हैं? क्या कहते थे बुआ? तरन के स्वर में एक अजीब सा खोखलापन उभर आया। उनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कहते थे माँ के सामने सब कुछ हो जाता था
तो ठीक रहता। फिर देर तक चुपचाप कमरे में घूमते रहे। मैंने मौका देखकर कहा कि ऊंचे खानदान को लेकर आजकल कौन बैठा रहता है। अच्छा लड़का मिले तो सब कुछ है। लेकिन मेरी बात सुनते ही वे 1 मिनट भी कमरे में नहीं ठहरे। तेजी से अपने कमरे में गए और फाटक से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब बाहर आए तो एकाएक उन्हें पहचान नहीं सकी। आंखें सुर्ख हो रही थी, माथे पर बाल बिखरे थे। तेरी माँ के मरने के बाद मैंने उन्हें कभी इस रूप में नहीं देखा। हाथ में एक पोटली थी जो उन्होंने मेरे सामने फेंक दी। इसकी माँ के गहने इसमें रखे हैं, इन्हें लेकर वहाँ जाना चाहे चली जाए। लड़का चला गया तो मर नहीं गया, यह चली जाएगी तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत चक्की रह गई तरन। क्या अपनी लड़की के लिए कोई ऐसा कहता है? उस रात बुआ का प्रश्न अंधेरे में भटकता रहा। वह कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि बाबू उससे क्या चाहते हैं। उसे अपने से ही डर लगने लगा था। लगा जैसे बाबू को उस पर संदेह है, मानो वह भी भाई की तरह किसी न किसी दिन उन्हें धोखा देकर चली जाएगी। पहले उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, किंतु उस रात बाबू के संदेह ने उसके मन को भी अस्थिर कर दिया। क्या सचमुच वे इस घर में रहना चाहती है? उसने बार बार अपने से पूछा था और उसे लगा था कि शायद बाबू का संदेह सही हो। शायद उसे उस घर में साए साए करते कमरों से डर लगता है जिसे आज तक वह छिपती आई है। क्या यह सच है? यह एक ऐसा प्रश्न है, सीधा साधा सहज, किंतु उन हजारों प्रश्नों में एक जिनका शायद कोई उत्तर नहीं होता। तरन यह नहीं जानती थी और तब भी वह रात भर तकिए से मुंह छिपाकर थर थर कांपती रही थी। उस रात तरन ने अचानक निश्चय कर लिया कि वह कुछ दिनों के लिए भाई के पास जाकर रहेगी। दूसरे दिन चाहने पर भी तरन बाबू से अपने जाने की बात कहने में साहस नहीं कर पाई। कई बार उनके कमरे तक गई, किंतु बिना कुछ कहे सुने उल्टे पांव वापस लौट आई। उसे बाबू से एक विचित्र सा भय लगता था जिसे मिटाना कभी संभव नहीं हो पाता। उसने बुआ से कहा कि वह बुआ से जाकर कह दे, बाबू से जाकर कह दे। बुआ विस्मित सी उसकी ओर देखती रही थी, किंतु बाद में जब उन्होंने उस पर विचार किया तो लगा कि शायद तरन का चले जाना ही बेहतर है। उस शाम बाबू ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। दरवाजे की देहरी पर तरन के पांव सहसा ठिठक गए। सांस घुटने सी लगी थी। आ जाओ, इधर बैठो। बाबू का भारी धीमा सा स्वर सुनाई दिया। दीवार के संग तकिए का सहारा लेकर बाबू बैठे थे, चुप, निश्चल। एक बार विचार आया कि जैसे वह दबे पांव आई है वैसे ही वापस लौट जाए, किंतु उसके पांव फर्श से चिपक रहे हैं। सुना है तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहती हो? तरन चुपचाप बैठी रही। उसे लगा मानो बाबू भाई का नाम सुन के उसके सामने नहीं लेना चाहते। उसने कभी बाबू के मुंह से भाई की चर्चा करते नहीं सुना। जब कभी उसकी चिट्ठी आती, बाबू बिना पढ़े उसे उसके पास भिजवा देते। यहाँ मन नहीं लगता तरन? बाबू के स्वर में एक निरीह अबोध सी जिज्ञासा थी, मानो उन्होंने पहली बार इस संबंध में सोचा हो। तरन की आंखें एक पल के लिए ऊपर उठी। उसके भीतर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। शायद बाबू उसे रोक लेंगे, शायद उसके बिना उन्हें भी अकेलापन महसूस होता होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि एक बार भी बाबू उसे रोकने के लिए कहेंगे तो वह एकदम अपना इरादा बदल लेगी, फिर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु बाबू चुप बैठे रहे। तरन की आंखें नीचे झुक गई। कमरे की निर्वता फिर बोझिल सी बन आई। अच्छा है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी ओर से चिंता मत करना। बाबू का स्वर बिल्कुल स्थिर और भावहीन था। कमरे से बाहर जाते हुए तरन के पांव एक बार देहरी पर ठिठके थे। सोचा था शायद बाबू कुछ कहेंगे, किंतु कमरे में सन्नाटा घिरा रहा। शायद कुछ भी कहना शेष नहीं रहा। उस दोपहर तरन तक कमरे में ही लेटी रही। इन दिनों से अगर कोई एक इच्छा होती तो यह भी कि जब इच्छा करे तभी उसी क्षण नींद आ जाए। कभी कभी तो लगता है कि इतने बरसों में जागने, आंखें खोलकर चारों ओर देखने के जो क्षण आए हैं वे भी जैसे गलत हो, अवास्तविक हो। लगता है जैसे वे भी पूरी तरह से उसके पास न आए हों, नींद की ड्योढ़ी पर खड़े खड़े वापस लौट गए हों। शाम को तरन अपने कमरे से बाहर आई। दोपहर भर रहने के लिए कारण
शरीर भारी लग रहा था। बाहर दिन भर रेत उड़ रही थी। आकाश पर पीली मटियाली धूल की तहें जम सी गई थी। मैदान की चारों ओर टीले और मिट्टी के ढूंढे पर फीकी बूझी सी धूप चमक रही थी। तरन ने देखा, बाबू अभी बरामदे में नहीं आए हैं। उनके कमरे का दरवाजा अब भी बंद पड़ा है। बुआ अपनी कोठरी में खास रही थी और मन ही मन कुछ बुड़बुड़ाती जाती थी। जब कभी हवा का झोंका आता था, उस सूने मकान के दरवाजे खटखटा उठते थे। तरन ने जल्दी जल्दी चप्पल पहनी। भीतर बुआ से कह आई कि वह कुछ देर टहलने के लिए बाहर जा रही है। न जाने बुआ ने उसकी बात सुनी या नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए तरन ने को उनकी खांसी का खखारता स्वर सुनाई दे जाता था। दूर दूर तक रेतीली जमीन फैली थी। अस्त होने से पहले सूरज की पीली किरणें कच्चे सोने की सी रेत पर बिखरी हुई थी। नई सड़क के दोनों ओर रोड़ी पत्थरों के ढेर छोटे छोटे पिरामिड जैसे खड़े थे। उन्हीं के संग संग चलती हुई तरन पानी के टंकी तक पहुंच गई थी। सब कुछ कितना दूर और फिर भी कितना अपना था, तरन ने सोचा। कितने वर्षों से वह उन्हें देखती आई है। लड़ाई के दिनों में जब बैरक बनाए जा रहे थे और मिलिट्री ट्रकें गर्द उड़ाती हुई जब शहर से आती थी, तब भी वो यहाँ थी। आज बरसों बाद जब भीमकाय चट्टानों को तोड़कर नई सड़क खोदी जा रही है, बैरकों को ढाया जा रहा है, यह भी वह सुबह शाम कमरे की खिड़की से देखती आई है। तरन को यह सोचकर हल्की सी खुशी हुई कि अब किस दिन के लिए वह इनसे छुटकारा पा लेगी। उसे लगा मानो उसके भीतर का तनाव बह गया है। और जब उसने दूर से कच्ची सड़क पर इंजीनियर बाबू को आते देखा तो वह बिना मुस्कुराए ना रह सकी। इंजीनियर बाबू टैंक के पास आकर रुक गए। उनके सिर पर 16 हैट धूप से चमक रहा था। कमीज की बाहें ऊपर चढ़ी थी, जिनके नीचे नंगी बाहों के बाल धूल रेत में सने थे। गले में बटन खुले थे और गले के निचले हिस्से पर पसीने की 2-4 बूंदें दिखाई दे जाती थी। उनके हाथ में एक लंबा चौड़ा सा बोर्ड था। ऐनक के पीछे आंखें वैसी ही चंचल, बेचैन किंतु निहायत गंभीर दिखाई देती थी। आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? यूं ही जरा टहलने की सोच रही थी। घर में तो उमस के मारे बैठा नहीं जाता। आपको मैंने दूर से ही देख लिया था। इंजीनियर बाबू, हालांकि 16 हैट में आपको पहचानना मुश्किल था। इंजीनियर बाबू हंस पड़े। तरन को याद आया कि जब वह शुरू दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बरामदे में इंजीनियर बाबू की हंसी सुनती थी तो उसे लगता था कि वह उम्र में उससे काफी छोटे हैं। इधर शहर जाना हुआ इंजीनियर बाबू? कैसे होगा? इंजीनियर बाबू अपनी परेशानियों को इस ढंग से कहते थे कि तरन को लगता है मानो उन्हें उनसे काफी सुख अनुभव हो रहा हो। 3 दिन से कोई लॉरी नहीं गई है उतनी दूर। ना मैं जा सकता हूँ ना बेचारा मोंटू। लॉरी नहीं गई है? तरन आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। फिर खाने पीने का सामान कौन लाता होगा? यहाँ तो कोई अच्छा होटल भी नहीं है। आप मोंटू को नहीं जानती? इंजीनियर बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। शहर जाने में हम दोनों को ही आलस लगता है, इसलिए उसने यहाँ एक अच्छा सा ढाबा खोज निकाला है। वहीं से अपनी और मेरे लिए दोनों जून के लिए खाने ले आता है। तरन ने इंजीनियर बाबू को देखा। बड़ा विचित्र सा लगा। कैसे हैं ये इंजीनियर बाबू? अपने शहर, अपने घर को छोड़कर इतनी दूर चले आए हैं। नौकर के अलावा कोई भी तो नहीं है इस उजाड़ प्रांत में जिसे वे अपना कह सके। चलिए, आप टहलने आई हैं ना? ऊंची नीची उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कों पर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जब कभी हवा का झोंका आता, आंखें मूंद जाती, मुंह से रेत टकराने लगती। आंखों के आगे सफेद पर्दा सा खिंच जाता। मजदूरों के खोखले और झाड़ फंस के झप्परों के ऊपर काली देवी के मंदिर पर दिया जल गया था। हालांकि धूप अभी तक आसपास खड़ी चट्टानों और मिट्टी के ढूंढे पर रेंग रही थी। चलते चलते अचानक इंजीनियर बाबू रुक गए। तो आपने सुना, ये था इस कहानी का पहला भाग। हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे आपके सामने इस कहानी के दूसरे अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।